हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर सेकेंड में आपका चैप्टर नेम है वह है आपका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। दोस्तों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है। तो पहले लेक्चर में आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो हैं उसको कवर करेंगे और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस चैप्टर का एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम एसओपी को कवर करेंगे, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपका होता है उसको हम बताएंगे और उसके पार्ट्स को भी उसमें डिफाइन करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो चैनल की लिंक दी गई है, यानी जो वीडियो की लिंक दी गई है उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप कम्युनिटी फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सेकेंड चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते जाइए। अगर आप अपने नोट्स तैयार नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 199 का पे करने के बाद आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आपको पूरी साल हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो वीडियो चैनल पर डालेंगे वह आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेगी ग्रुप से। तो शुरू करते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो देखिए, लिखा हुआ है आपका इंट्रोडक्शन, यानी फार्मासिस्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोज को प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करना। इसमें फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है इस चैप्टर में। तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि फार्मासिस्ट की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह डोज को प्रिपेयर करना होता है और ड्रग को डिस्पेंस करना फार्मासिस्ट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद फार्मासिस्ट के पास फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी जो आपके फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसकी नॉलेज फार्मासिस्ट को होनी चाहिए। और अच्छी नॉलेज होगी तो फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग अच्छी कर पाएगा और पेशेंट को डील भी अच्छी तरीके से कर पाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि फार्मासिस्ट का वर्क है कि वह जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहा है उसके बारे में पेशेंट को नॉलेज दे। जो भी फार्मासिस्ट जो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है पेशेंट को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह पेशेंट को डील कर पाए, यानी जो पेशेंट की काउंसलिंग है उसको अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर पाए। तो यह भी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल ऑफ 1945 एंड सेक्शन 42, यानी जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके सेक्शन 42 में बताया गया है जब मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाएगा तो वहाँ पर कम्युनिटी फार्मासिस्ट का होना बहुत आवश्यक है। अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर तो मेडिसिन डिस्पेंस नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें लिखा है द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यानी कुछ फार्मासिस्ट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हमने डिफाइन किया है। इसको आपको हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन मेंटल हेल्थ केयर, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसका मेंटल हेल्थ केयर में रोल क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वह लोगों को बताता है कि मेडिसिन का मिसयूज़ ना करो, यानी वह बताता है लोगों को कि मेडिसिन का मिसयूज़ नहीं करना है और उसके बाद नार्कोटिक ड्रग का यूज़ नहीं करना है। यह उसका मेंटल हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट का रोल होता है जिसमें वह पेशेंट की काउंसलिंग करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन ओरल हेल्थ केयर, यानी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसका ओरल हेल्थ केयर में क्या रोल होता है इसमें बताया गया है। तो देखिए, ओरल हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वह पेशेंट को ओरली ट्रीट करता है, यानी ओरली पेशेंट की काउंसलिंग करता है कि उसको क्या परहेज़ करना है और किस टाइम मेडिसिन लेनी है, यह सब उसको ओरली ट्रीट करता है। फिर
थर्ड पॉइंट दिया गया है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन पार्किंसन डिजीज़, यानी जो पार्किंसन डिसीज़ होती है उसमें भी फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसमें फार्मासिस्ट बताता है कि पार्किंसन डिसीज़ में फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। वह लोगों को डिसीज़ के कॉज को बताता है, यानी जो पार्किंसन डिसीज़ है वह किस रीज़न से होती है, उसका कारण क्या होता है, इसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और सभी प्रकार की उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इस डिसीज़ में जो भी ट्रीटमेंट प्लान है, यानी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है उसके बारे में भी फार्मासिस्ट बताता है और लोगों को गाइड करता है। फिर फोर्थ पॉइंट में देखिए दिया गया है द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन ए डायबिटीज़ एजुकेशन। देखिए डायबिटीज़ एक कॉमन डिसीज़ है जो लगभग 40 ईयर के बाद पर्सन को हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिसीज़ में। डायबिटीज़ को हम आपको पढ़ाएंगे फार्माकोथेराप्यूटिक में, जिसमें आपको हम डायबिटीज़ के टाइप बताएंगे, यानी IDDM NIDDM, यानी जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, उसके बारे में हम अच्छे से समझाएंगे। तो फार्मासिस्ट का यही रोल होता है कि भाई लोगों को गाइड करे, लोगों को बताए कि डायबिटीज़ से क्या क्या परेशानी हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए और इसमें क्या क्या परहेज़ करना चाहिए, इसमें भी फार्मासिस्ट का रोल होता है। फिर कुछ पॉइंट्स को हम लिखे हुए हैं, इसको देखकर आप अपने आप भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना हम आपको रोल बता दिए हैं इतने आपके काफ़ी हैं। आप इतने अपने एग्ज़ाम में लिख देंगे, उतने से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा समझना चाहते हैं, तो इसमें पॉइंट नंबर 5 दिया गया है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन स्मोकिंग सेसेशन, यानी जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं या जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग छुड़ाने के लिए, यानी उनको समझाना कि स्मोकिंग से क्या क्या हानि हो सकती हैं, बॉडी को क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, ये सब बताकर उनको स्मोकिंग से दूर रखने में सहायता करते हैं फार्मासिस्ट। और फिर आता है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग मिसयूज़, यानी ड्रग के मिसयूज़ को बचाने के लिए भी फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट होते हैं उनको ड्रग लेने का सही तरीका नहीं पता होता है, किस टाइम ड्रग लेनी है उनको ये नहीं पता होता है। तो जो फार्मासिस्ट होता है वह पेशेंट की अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को अच्छे से बताते हैं कि किस टाइम उनको ड्रग लेनी है। और इसमें 7th पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वह लोगों को गाइड करता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी और बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे देश में आ जाएंगी। और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी मेडिसिन डिस्पेंसिंग में जो भी ड्रग तैयार की जाती हैं उसमें भी फार्मासिस्ट ही वर्क करते हैं और फार्मासिस्ट अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और 9th आपका है एकेडमिक्स, यानी आप जहाँ डी फॉर्म कर रहे हैं या बी फॉर्म कर रहे हैं, जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वह भी एक फार्मासिस्ट है, यानी वह एक फार्मासिस्ट होता है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आप डी फॉर्म लेवल के होते हैं। उसके बाद जो आपका टीचर होता है, यानी जो आपका फैकल्टी मेंबर होता है वह एम फॉर्म क्वालिफाइड होता है, बी फॉर्म क्वालिफाइड होता है, लेकिन वह भी एक फार्मासिस्ट होता है। एकेडमी में नॉलेज प्रोवाइड करने में वह हेल्प करता है और न्यू स्टूडेंट को ट्रेंड करने में भी फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 10 जो लिखा हुआ है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन के जितने भी प्रोग्राम इंडिया में हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं आपके वैक्सीनेशन के, यानी अभी कोरोना वायरस आया था जिसमें वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए गए थे, तो उसमें फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। तो दोस्तों जितने भी वर्क आप फार्मासिस्ट के देखेंगे, यानी आपको जितने भी वर्क फार्मासिस्ट के समझ में आते हैं, जितना आप देखते हैं डेली लाइफ में, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं उसमें फार्मासिस्ट के रोल को देखते हैं तो भाई आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो इनको आप इसमें मिक्स कर सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों किताबी नॉलेज ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हो वही आप अपने एग्ज़ाम में लिखें।
जब तक कि आप अपने दिमाग से नहीं लिखेंगे, आप समझकर नहीं लिखेंगे, आप कभी होशियार नहीं बन पाएंगे। आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएं और टॉपिक को समझें, यानी टॉपिक पूछा क्या गया है, यानी क्या हमसे मांगा गया है, उतना अगर आप लिख देंगे बढ़िया से तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में फार्मासिस्ट के रोल बता दिए हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स वेस्ट हैं, 1 नंबर के नोट्स हैं, आप तैयार करके इनको आसानी से पढ़ सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों साथ में हम एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी भी कराएंगे। संडे में आपको हम एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे, एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया करेंगे। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को वीडियो नहीं शेयर की है तो वीडियो भी शेयर कर दो और उनको बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आपका जो सिलेबस हमने पढ़ाया था, यानी सिलेबस वाली वीडियो पहली पड़ी हुई है, यानी जो प्लेलिस्ट कम्युनिटी फार्मेसी की है उसमें कम्युनिटी फार्मेसी की सिलेबस की वीडियो पड़ी हुई है। तो चैप्टर 2 का टॉपिक न्यू है आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है इसको हम बताएंगे। देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एक गाइडलाइन है। जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है वह एक प्रकार की गाइडलाइन होती है, यानी जो पिछले ईयर में, यानी पिछले कुछ बीते ईयर में फार्मासिस्ट ने जो अपना वजूद खोया है, यानी पहले जो अपनी डिग्री नहीं लिए होते हैं, यानी जिनके पास रजिस्टर्ड नहीं है फार्मासिस्ट, वह भी मेडिकल स्टोर चलाते थे, लेकिन उस कारण जो है फार्मासिस्ट की वैल्यू नीचे जा रही थी। तो नीचे जब जा रही थी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को ठीक करने के लिए एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस नाम की एक कमेटी तैयार की गई, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए, जिसमें बताया गया कि अगर आप फार्मेसी ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी और फार्मासिस्ट कैसा होगा, उसकी नॉलेज कैसी होगी और आपकी कम्युनिटी फार्मेसी में स्टाफ कैसा होगा। तो इस गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में यह सब बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एक गाइडलाइन है। पिछले कुछ ईयर में फार्मासिस्ट ने जो अपना वजूद खोया है वह स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करके पुनः उसको अचीव कर सके, इसलिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को बनाया गया। जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है वह 2 टाइप में डिवाइड की गई है। एक आपकी है स्ट्रक्चर गाइडलाइन, यानी इसमें कुछ आपको फार्मेसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, यानी आपकी फार्मेसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और उसके बाद सेकंड आपका टाइप है प्रोसेस गाइडलाइन। प्रोसेस गाइडलाइन में आपको बताया जाएगा कि आप प्रोडक्ट की खरीदारी कब करेंगे और जो भी आपकी फार्मेसी में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको कहाँ कहाँ पर आप स्टोर करेंगे। यह सब बातें प्रोसेस गाइडलाइन में बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर गाइडलाइन। देखिए, स्ट्रक्चर गाइडलाइन क्या है। स्ट्रक्चर गाइडलाइन में पहली आपकी हेडिंग है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है, देखिए, फार्मेसी ऐसी जगह पर लोकेटेड होनी चाहिए जिसे पब्लिक खोज सके, यानी आपकी फार्मेसी ऐसी जगह पर स्थित होनी चाहिए जहां पर पब्लिक उसको खोज सके। यह जीपीपी यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहती है, ऐसी बात गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहती है। और बाहर एंड अंदर से नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी ओपन किए हैं, बाहर से भी ख़राब लग रही है, नीट नहीं है, यानी उसमें साफ़ सफाई नहीं है, और अंदर से भी साफ़ सफाई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। यानी जो जीपीपी कहती है वो कहती है आपकी फार्मेसी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अंदर से भी क्लीन होनी चाहिए और बाहर से भी आपकी फार्मेसी क्लियर दिखनी चाहिए, और फार्मेसी की डिस्प्ले क्लियर दिखनी चाहिए। और जो लाइट होती है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं बिजली, लाइट का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है आपकी फार्मेसी में, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है तो फ़ैन की आवश्यकता होती है, फ़ैन चलाने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसमें लाइट की भी आवश्यकता होती है। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, काउंसलिंग एरिया अलग हो, यानी फार्मेसी में आपका सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए और काउंसलिंग एरिया अलग होनी चाहिए सबसे। फिर सेपरेट वेस्ट कलेक्शन बास्केट, जो आपकी फार्मेसी में वेस्ट जाता है, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके लिए एक अलग बास्केट होनी चाहिए जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को आप स्टोर कर सको। रूम टेम्परेचर सही होना चाहिए,
जो फार्मेसी का रूम टेम्परेचर होता है, जो आपकी फार्मेसी का टेम्परेचर होता है वह आपका सही होना चाहिए, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर सही होना चाहिए। फिर आपका स्ट्रक्चर गाइडलाइन का वी यानी सेकंड पार्ट है, वी वाला पार्ट फर्नीचर। अब इसमें बताया गया है कि आपकी फार्मेसी में फर्नीचर कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए फर्नीचर के रूप में। तो पहला पॉइंट है, फार्मेसी में नीट क्लीन स्लैब्स होनी चाहिए। जो आपकी फार्मेसी है उसमें नीट एंड क्लीन स्लैब्स होनी चाहिए और फर्नीचर साफ होना चाहिए और एक टेबल होनी चाहिए और 2 टेबल पेशेंट के लिए होने चाहिए, यानी कपल पेशेंट के लिए, यानी कोई 2 पेशेंट आते हैं यानी हस्बैंड वाइफ आते हैं तो उनके लिए चेयर होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि 2 टेबल आपकी पेशेंट के लिए होनी चाहिए। तो दोस्तों स्ट्रक्चर गाइडलाइन में आपने पहले पढ़ा प्रीमिसेस, यानी आपकी इसमें बताया गया है कि फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसमें आपका एरिया ज़्यादा होना चाहिए और काउंसलिंग एरिया अलग होना चाहिए और वेस्ट जो आप जहाँ पर भी वेस्ट डालते हैं वह सेपरेट एरिया होना चाहिए। तो ये आपने प्रीमिसेस में पढ़ा। और फर्नीचर में आपने पढ़ा है कि आप फार्मेसी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और फर्नीचर साफ होना चाहिए, एक टेबल होने चाहिए, ये आपने फर्नीचर में पढ़ लिया। फिर आपका कुछ आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में आपको क्या क्या है, देखिए इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम बताएंगे वह आपको हम दिखाएंगे भी और आप इनको देख लें एक बार। इक्विपमेंट में क्या क्या पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव चार्ट होना चाहिए। जो डेमोन्स्ट्रेटिव चार्ट होता है वह आपकी फार्मेसी में होना चाहिए और स्पाइगमोमेनोमीटर होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, वेट एंड हाई जो हाइट आपकी जिससे नापी जाती है वह मशीन होनी चाहिए और आपकी फार्मेसी में एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर का। तो इतने आपके फार्मेसी में इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, इतने आपके फार्मेसी में इक्विपमेंट होने चाहिए। फिर आता है पर्सोनल्स, यानी आपकी फार्मेसी का स्टाफ कैसा होना चाहिए, जिसमें बताया गया कि स्टाफ आपकी फार्मेसी का कैसा होना चाहिए। सभी स्टाफ मेंबर ट्रेंड होने चाहिए, स्टाफ के सभी लोग नीट एंड क्लीन एप्रन पहने हुए हों। जो आपके स्टाफ के मेंबर होते हैं वह नीट एंड क्लीन आपके एप्रन पहने हुए होने चाहिए और फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो आपका फार्मासिस्ट होता है वह रजिस्टर्ड होना चाहिए और जो 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है वह जो फार्मासिस्ट होता है वह कंप्लीट किया होना चाहिए। तो ये आपका आता है इतना स्ट्रक्चर गाइडलाइन में। जीपीपी की जो भी स्ट्रक्चर गाइडलाइन दी गई हैं उसमें हमने आपको कवर करा दिया, जो भी टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं उनको हमने बता दिया है। और उसके बाद अब आता है प्रोसेस गाइडलाइन। प्रोसेस गाइडलाइन में आपके 2 हेडिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी हैं और जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे। पहली आपकी है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स होता है परचेजिंग यानी खरीदारी और इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है आपका स्टॉक ऑफ गुड्स, यानी किसी वस्तु का स्टॉक करना, किसी प्रोडक्ट का स्टोर करना आपका इन्वेंट्री कहलाता है। तो परचेजिंग और स्टॉक को मैनेज करने वाली जो होती है एक कमेटी वह आपकी फार्मेसी में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दोस्तों हमने बताया आपको, हम आशा करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, परचेजिंग, और इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स यानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक करना। तो परचेजिंग और स्टॉक को मेंटेन करने वाली जो कमेटी होती है वह आपकी फार्मेसी में होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो मेडिसिन फार्मेसी में आ रही हैं उसकी चेकिंग करना है और उसके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन बेच सकता है। जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए कि वह कौन कौन सी मेडिसिन अपनी फार्मेसी में बेच सकता है। उसे चेक करना चाहिए कि गुड क्वालिटी की जो ड्रग मिल रही है जो उसको वेंडर दे रहा है, यानी आपकी फार्मेसी में वेंडर आता है तो उसको फार्मासिस्ट को चेक करना चाहिए कि जो वेंडर ड्रग ला रहा है वह गुड क्वालिटी की है या गुड क्वालिटी की नहीं है और एक्सपायर्ड ड्रग तो नहीं है। तो ये सब वर्क फार्मासिस्ट के होते हैं। सेकंड आपका है स्टोरेज एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी आप ड्रग को कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, इसका मैनेजमेंट करना ही आपका
स्टोरेज एंड स्टोरेज मैनेजमेंट कहलाता है। ये आपकी फार्मेसी में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टोरेज एंड स्टोरेज मैनेजमेंट का एक कमेटी होनी चाहिए। यानी जो प्रोडक्ट फार्मेसी में आ रहा है उसको चेक करना चाहिए, उसकी क्वालिटी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट को फार्मेसी में आने से पहले चेक कर लेना चाहिए। जब सभी चीज़ें चेक हो जाती हैं उसके बाद स्टोरेज एरिया में भेजना चाहिए। जब कोई भी ड्रग होती है, अगर जब सभी यानी आपने जो भी ड्रग आती है उसको चेक कर लिया, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट सभी चेक करने के बाद उसको स्टोरेज एरिया में भेज देना चाहिए और उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखना चाहिए। कोल्ड टेम्परेचर में ड्रग्स को स्टोर करना चाहिए। और उसके बाद जो नारकोटिक वाली ड्रग होती हैं, शेड्यूल एक्स वाली ड्रग होती हैं, इनको लॉक एंड की में रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीपीपी के बारे में पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हम इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें आपको बताएंगे एसओपी के बारे में, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी के बारे में बताएंगे, एसओपी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और एसओपी कितने टाइप की होती है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी गई है व्हाट्सएप वाली, जिसमें आपको 199 रुपीज़ एक बार पे करने होंगे, जिसमें आपको सभी प्रकार के मॉडल पेपर और आपको टोटल सिलेबस की पीडीएफ मिलेंगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और आपकी एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब की पीडीएफ हम उस ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।